अब तक कितने पॉडकास्ट किए आपने? 25 सर। 25? हाँ, तब बट तो- हम महीने में एक रात करते हैं बस। अच्छा। हर महीने में एक दिन एक पॉडकास्ट, और बाकी महीना कुछ नहीं करते। लेकिन जिससे करना है उसको एक महीने तक समय दे करके उसको हाँ, काफी कंफर्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट। इन डेप्थ में करते हैं। ज़्यादातर पॉडकास्ट जो हमने किया है इज़ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी ऑडियंस पूरी वो कैटेगरी है 15 to 40 जिनको पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है। तो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक एपिसोड, मेटावर्स के बारे में एक एपिसोड, फार्मास्यूटिकल चीज़ों के बारे में एक, ऐसे वेरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट करते हैं। और एक चीज़ हमने अभी शुरू की है पीपल, जिसमें हमने बिल गेट्स ऐसे कुछ लोगों के साथ बातें की हैं, बट अगेन वेरी स्पेसिफिक टू द इंडस्ट्री दे बिलोंग टू। एक तो मेरे लिए पॉडकास्ट पहली बार हो रहा है और इसलिए मेरे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल नई है। तो सर मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं हो। मैं साउथ इंडियन हूँ। मैं ज़्यादातर बैंगलोर में पला बड़ा हूँ, और वहाँ पे लोग, मेरी मम्मी का सिटी मैसूर है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग कन्नड़ा बोलते हैं, और मेरे पापा मंगलुरु के पास से थे। हिंदी मैंने स्कूल में सीखी है, बट फ्लुएंसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और लोग कहते हैं कि ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, जो लोग एक दूसरे को देख के समझ जाते हैं। तो आई थिंक वी शुड बी फाइन। देखिए, मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, तो हम दोनों की ऐसे ही चलेगी। और ये एक हमारा पॉडकास्ट एक ट्रेडिशनल इंटरव्यू नहीं है। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हम ज़्यादातर उन लोगों से बातें करते हैं जिन्हें पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप करनी हो। तो हम उन्हें ये बताते हैं कि एक इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, फंडिंग पहली बार कहाँ से मिले, उन्हें कहाँ से सीखने के लिए मटेरियल मिलेंगे ऑनलाइन। तो हम उस जोन से आ रहे हैं। एंड अलोंग द वे टुडे वी विल ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि इन दोनों में से बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ है जिसके बारे में किसी ने अब आज तक बातें नहीं की है। तो विल टेक दैट डायरेक्शन और आगे चलते हैं। तो अगर आप चाहे इस पॉडकास्ट में कुछ सवाल खुद पूछने के लिए, मेरे पास कोई अच्छे आंसर्स नहीं है, बट आप बेहद पूछ सकते हैं। पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में इज़ आपके लाइफ के पहला भाग, प्री पीएम, प्री सीएम। आप कहाँ पैदा हुए थे, पहले 10 सालों में आपने क्या किया था। इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन द फर्स्ट एरा ऑफ योर लाइफ। देखिए, वैसे तो सबको पता है मेरा जन्म गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में महसाना डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ वडनगर एक छोटा सा टाउन है। जब हम छोटे थे तब तो शायद 15,000 की आबादी थी, मोटा मोटा मुझे याद है। मैं उस स्थान से हूँ। लेकिन तब तो जैसे हर एक का अपना एक गांव होता है, वैसा एक मेरा गांव था। मेरे गांव एक प्रकार से गायकवाड़ी स्टेट था। तो गायकवाड़ स्टेट की एक विशेषता थी, हर गांव में एजुकेशन के प्रति बड़े आग्रही थे। एक तालाब होता था, पोस्ट ऑफिस होती थी, लाइब्रेरी होती थी, ऐसे 4-5 चीजें। यानी गायकवाड़ी स्टेट का गांव है तो ये होगा ही होगा, ये उनके विषय व्यवस्था थी। तो मैं वो उस गायकवाड़ी स्टेट की जो प्राइमरी स्कूल बनी हुई थी उसमें ही पढ़ा था। तो मेरे खैर बचपन में वहीं रहा। तालाब था तो स्विमिंग करना सीख गए वहाँ। मैं, मेरे परिवार के सबके कपड़े मैं धोता था, तो उसके कारण मुझे तालाब जाने की इजाजत मिल जाती थी। बाद में वहाँ एक भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल था, BN हाई स्कूल। वो भी एक प्रकार से चैरिटेबल ही था। वो कोई ऐसा आजकल का जो एजुकेशन की स्थिति है वैसे नहीं थी। तो मेरा वहाँ स्कूली शिक्षा वहाँ पर हुई। उस समय ये 10+2 नहीं था, 11वीं कक्षा हुआ करती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि चाइनीज फिलोसोफर ह्यूएन संग वो मेरे गांव में रहे थे।
तो उस पर एक फिल्म बनाने वाले थे। हम्म, तो मैंने उस समय शायद उनकी यहाँ एम्बेसी को या किसी को चिट्ठी लिखी थी कि भाई आपने ने कहीं पढ़ा है कि आप ह्यूमन सिंह के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो मेरे गांव में वो रहते थे, अब उसको भी जिक्र कहीं करना, ऐसा करके मैंने कुछ प्रयत्न किया था। वो बहुत साल पहले की बात है। उसके पहले मेरे गांव में एक रसिक भाई दवे करके थे। वे कांग्रेस के लीडर थे, थोड़े समाजवादी विचार के भी थे, और मूल वो सौराष्ट्र के थे और मेरे गांव में आकर के बसे थे। वो हम स्कूल को बच्चों को कहते थे कि देखो भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कोई भी पत्थर तुम्हें मिले जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या कहीं कुछ उस पर नक्काशी की हुई हो, तो वो पत्थर इकट्ठे करके स्कूल के इस कोने में डाल देना। धीरे धीरे वो बड़ा ढेर हो गया था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि उनका इरादा ये था कि बहुत पुरातन गांव है, यहाँ के हर पत्थर में कोई न कोई स्टोरी है। इकट्ठा करो, जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो इसको करेगा। शायद वो कल्पना रही होगी। तो मेरा भी ध्यान उस तरफ गया। 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो स्वाभाविक दुनिया के लीडर से कर्टसी कॉल करते हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें हुई। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूं। मैंने कहा वो क्या बात है, आपने यहां तक का कार्यक्रम बढ़ा दिया है। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे मालूम नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। मैंने कहा क्या? ह्यूएन सांग जो चाइनीज फिलोसोफर था, वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है। और अगर आप अपने बचपन के बारे में और चीज़ें याद करें, जब आप छोटे थे क्या आप अच्छे स्टूडेंट थे? आपके ऐसा तो इंटरेस्ट क्या थे इस टाइम? मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी रहा। मैं कोई किसी भी प्रकार से कोई मुझे नोटिस करे ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे एक टीचर थे वेलजी भाई चौधरी करके, वो मेरे प्रति बहुत वो रखते थे। तो एक दिन वो मेरे पिताजी को मिलने गए थे। मेरे पिताजी को कह रहे थे इसके अंदर इतनी टैलेंट है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं केंद्रित करता है, ऐसे ही है, जबाती बातें की चीजें करता रहता है। तो बोले हर चीज इतनी जल्दी ग्रास्प करता है लेकिन फिर अपनी दुनिया में खो जाता है। तो वेलजी भाई की मुझसे बहुत अपेक्षा थी, मेरे वेलजी भाई चौधरी की। तो मेरे टीचरों का मुझ पर प्यार बहुत रहता था। लेकिन मुझे ज्यादा पढ़ना है, अगर उसमें कंपटीशन का एलिमेंट है तो मैं शायद उससे दूर भागता था। मुझे कोई उसमें रुचि नहीं थी। ऐसे ही परीक्षा पास कर लो भाई, निकाल दो, ऐसा ही रहता था। लेकिन और एक्टिविटी में बहुत करता था। कुछ भी नई चीज है तो उसको तुरंत पकड़ लेना ये हमारा नेचर था। सर, आपके कोई ऐसे बचपन के दोस्त हैं जो अभी भी आप टच में रहते हैं? ऐसा है कि मेरा मेरा केस थोड़ा विचित्र है। बहुत छोटी आयु में मैंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ा मतलब सब कुछ छोड़ा मैंने, किसी से हमारा संपर्क नहीं था। तो बहुत बड़ा गैप हो गया। तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, किसी से कुछ लेना देना भी नहीं था। और मेरी जिंदगी भी एक अनजान ऐसे ही भटकते इंसान की थी। कोई कौन पूछेगा मुझे, तो मेरा जीवन ही ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैं सीएम बना
तो मेरे मन में कुछ इच्छाएं जगी। एक इच्छा ये जगी कि मेरे क्लास के जितने दोस्त हैं हम्म, पुराने, हम्म, सबको मैं सीएम हाउस में बुलाऊंगा। उसके पीछे मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि अपने आप को बड़ा तीस्मार का बन गया है। मैं वही हूं जो सालों पहले गांव छोड़ के गया था। मुझ में बदलाव नहीं आया है। उस पल को मैं जीना चाहता था, और जीने का तरीका यही है कि मैं उन साथियों के साथ बैठूं। लेकिन वो चेहरे से भी पहचान नहीं पाता था मैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। वो हरे के बाल सफेद हो चुके थे, बच्चे बड़े हो गए थे सब, लेकिन मैंने सबको बुलाया। शायद 30-35 लोग इकट्ठे हुए थे हम, और रात को बड़ा खाना वाना खाया, गपशप मारे, पुरानी बचपन की आदत ताजा की। लेकिन मुझे वो बहुत आनंद नहीं आया। हम्म, आनंद इसलिए नहीं आया कि मैं दोस्त खोज रहा था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नजर आता था। तो वो खाई पटी नहीं। और मेरे जीवन में शायद तू कहने वाला कोई बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। सब अभी भी संपर्क में है, लेकिन बड़े सम्मान से मेरे प्रति वो लोग देखते रहते हैं। तो एक टीचर थे मेरे, रासवी हरि मणियार। उनका भी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, और वो करीब 93-94 थे। वो मुझे चिट्ठी हमेशा लिखते थे, उसमें वो तू लिखते थे। बाकी तो एक इच्छा, मैं सीएम बना तो एक थी कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों को बुलाया। दूसरी मेरी इच्छा थी, जो शायद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अजीब होगा। मेरा मन करता था मैं मेरे सभी टीचर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मान करूंगा। तो मुझे बचपन से जिन्होंने पढ़ाया है और स्कूली शिक्षा तक जो भी मेरे टीचर रहे, मैंने सबको ढूंढा, और सीएम बनने के बाद उनका बहुत बड़ा सार्वजनिक सम्मान किया मैंने। और हमारे गवर्नर साहब थे शर्मा जी, वे भी उस कार्यक्रम में आए, और गुजरात के सभी लब्ध प्रतिष्ठित लोग उस कार्यक्रम में थे। और मैं, एक मैसेज मेरे मन में था कि मैं जो कुछ भी हूं, इनका भी कुछ न कुछ योगदान है मुझे बनाने में। कोई मेरा बाल मंदिर के टीचर रहे होंगे, कोई सबसे बड़ी आयु के टीचर 93 ईयर के थे। करीब 30-32 टीचर्स को बुलाया था, और उनका सबका मैंने सार्वजनिक रूप से सम्मान किया। और मेरे जीवन की वो बड़ी अच्छी पल थी कि मेरे मन में लगता नहीं है। फिर मैंने एक दिन मेरे जीवन में किया, मेरा जो बृहद परिवार था, मेरे भाई, उनके संतान, बहन, उनके संतान, जो भी परिवार के लोग, क्योंकि उनको भी मैं पहचानता नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन मैंने मेरे सीएम हाउस में सबको बुलाया, हम्म, सब परिवारजनों को परिचय किया मैंने कि ये कौन, किसका बेटा है, किसकी शादी कहाँ हुई है, क्योंकि मेरा तो कोई नाता रहा नहीं था। तो तीसरा काम मैंने ये किया। चौथा, मैंने जब संघ के जीवन में मैं था, तो शुरू में जिन परिवारों में मुझे खाना मिलता था, खाना खाने जाता था, कई परिवार थे जो इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। कोई जीवन भर मेरा अपना तो कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे ही मैं खाता था। तो उन सबको मैंने बुलाया था। तो जिसको कहेंगे मैंने अपनी इच्छा से कोई चीजें की, इतने पिछले 25 साल हो गए मुझे, तो ये 4 चीजें की मैंने। मेरे स्कूल के दोस्तों को बुलाया, जिनके घर मैंने खाना खाया था वो उनको बुलाया, मेरे अपनी फैमिली के लोगों को बुलाया, और मैं मेरे टीचर्स को बुलाया। अगर आपको, शायद आपको याद नहीं होगा, आप थोड़े साल पहले बैंगलोर आए थे, स्टार्टअप के लोगों से मिल रहे थे, एंड योर लास्ट मीटिंग ऑफ द नाइट आप हमसे मिले थे, एंड दे टोल्ड अस कि यू हैव 15 मिनट्स अलोन विथ हिम, बट आप 1 घंटा बैठे थे। एंड अगर आपको याद है, तभी भी मैं आपको सवाल ही पूछ रहा था। आई थिंक इट्स ईजियर टू आस्क क्वेश्चंस देन गिव आंसर्स। और मैं आपको ऐसी भी चीज़ें बता रहा था कि
ये जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, वो जो हो रहा है शायद अच्छा नहीं है, और आप सुन रहे थे। अगर आप, इफ यू हैव टू थिंक कि देर इज सम कैटेगरी ऑफ पीपल और सम एज ग्रुप ऑफ पीपल इन सोसाइटी जिससे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप एक एज ग्रुप डिफाइन कर सके तो वो कौन सी होगी? तो मेरे लिए बाय एंड लार्ज कहा जाता था कि भाई नरेंद्र भाई को ढूंढना है तो कहाँ ढूंढोगे? तो जहाँ 15-20 नौजवानों के बीच में ठहाके मारता होगा तो बोले वहीं खड़ा होगा वो। तो वे भी एक छवि थी मेरी। हम्म, तो इसलिए शायद आज तो मैं हर क्षेत्र से, हर उम्र से दूरी महसूस नहीं करता हूँ। हम्म, कनेक्ट वाला शब्द जितना शायद परफेक्ट आंसर तो मेरा नहीं होगा, हम्म, लेकिन दूरी महसूस नहीं करता हूँ मैं। हम्म। जैसे आप कह रहे थे कि आपको कंपटीशन अच्छा नहीं लगता, इन पीपल लाइक जिड्डू कृष्णमूर्ति, अ लॉट ऑफ वेरी इवॉल्व्ड थिंकर्स, वो ऐसी बातें करते हैं कि कंपटीशन अच्छा नहीं है। somebody coming from that school of thought into politics, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, वो पॉलिटिक्स में वो सेम आइडियोलॉजी कैसे लेके आ सकते हैं? देखिए, बचपन में जो कंपटीशन नहीं, वो तो आलसीपन होगा, कोई बड़ी फिलोसॉफी वगैरह कुछ नहीं होगा। हम्म, ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो एक बच्चों का रहता है वैसा ही होगा मेरा। मैं नहीं मानता हूँ कोई फिलोसॉफी मुझे गाइड करती थी, ऐसा मैं नहीं मानता। हम्म, मुझे लगता ठीक है, वो ज्यादा नंबर लाएगा लाएगा, मैं क्या है, मैं अपना क्यों ज्यादा करूँ। हम्म, तो दूसरा, मैं सब बंदर का व्यापारी जैसा था जी। हम्म, जो हाथ लगे हम्म, समय पर उसको छू लेता था मैं। हम्म, चाहे मानिए कोई भी ऐसे कंपटीशन होगा तो मैं उसमें उतर जाऊंगा। हम्म, नाट्य स्पर्धा होगी तो उतर जाऊंगा। हम्म, यानी ये चीजें मैं सहज रूप से कर लेता था। अब मैं, मेरे यहाँ एक मिस्टर परमार करके मेरे टीचर थे, वो बड़े यानी वो पीटी टीचर कहते हैं शायद, फिजिकल हम्म, ट्रेनिंग वाले टीचर थे। हम्म, तो मेरे यहाँ एक हवेली में एक छोटा सा अखाड़ा था। हम्म, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ तो मैं रेगुलर जाता था, मलखम्ब सीखता था मैं हम्म, उस समय। हम्म। कुश्ती मतलब क्या सीखता होता था। है सर? कुश्ती? कुश्ती और हाँ, मलस्तंभ, हाँ, जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा पिलर होता है, हाँ, इस पर जो खास करके महाराष्ट्र में वो हाँ। मलस्तंभ होता है। अच्छा। वैसे वो मैंने शरीर को सुगठित बनाने के लिए हम्म, उत्तम एक्सरसाइज है। हम्म, वो एक प्रकार से खंबे पर करने वाला योगा है एक प्रकार हम्म, से वो। तो मैं चला जाता, सुबह 5 बजे उठ के उनके पास चला जाता था मैं, हम्म, और वो भी मेरे पीछे मेहनत करते थे। हम्म। लेकिन मैं खिलाड़ी नहीं बना। ठीक है, कुछ समय किया, छोड़ दिया, हम्म। ऐसा ही रहा। क्या क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो राजनीति में एक पॉलिटिशियन के लिए टैलेंट मानी जा सकती है? जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए इनहेरेंटली 3-4 टैलेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि कोई अच्छे मार्केटिंग करे, कोई अच्छा सेल्स करे, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी में हो जो प्रोडक्ट डेवलप करे। अगर किसी युवा को आज पॉलिटिशियन बनना है, तो उसमें ऐसी कोई टैलेंट्स है जो आप परख सकते हैं ऐसे कि ये होना चाहिए? दो चीजें अलग अलग है। पॉलिटिशियन बनना वो एक पार्ट है, हम्म, और पॉलिटिक्स में सफल होना वो दूसरी चीज है। तो दो अलग तरीके से। तो एक तो हो गया है राजनीति में आना, हम्म, दूसरा होना है सफल होना। मैं मानता हूं कि उसके लिए तो आपका एक डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, जनता के सुख दुख के आप साथी होने चाहिए।
और सर, जो आपने अभी कहा है, ये आज के पूरे कॉन्वर्सेशन का पॉइंट हमारे लिए यही है कि हम वी वांट टू टेल यंग पीपल कि थिंक ऑफ पॉलिटिक्स एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड व्हाट आई एम होपिंग इज एट द एंड ऑफ दिस, एक 10,000 यंग स्मार्ट इंडियंस गेट मोटिवेटेड बाय योर लाइफ, गेट इंस्पायर्ड टू ट्राई एंड बी पॉलिटिशियंस इन इंडिया. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना पाना बनना, ये अगर मकसद है तो उसका आयुष बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन उसकी नंबर 1 कैसे बने, यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे यहाँ एक अशोक भट्ट करके हमारे कार्यकर्ता थे, छोटे से घर में रहते थे जीवन के अंत तक, कई बार मिनिस्टर रहे थे, खुद की कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। और पहले तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन होती थी। आप रात में 3 बजे उनको फोन करो, आधी घंटी से वो फोन उठाते थे। और आप उनको कहो भाई, क्योंकि उस समय मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट बहुत होते थे, बगोदरा करके जगह है। तो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे फोन आते थे कि भाई यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अशोक भट्ट को फोन करता था और वो कहते अच्छा, थोड़ी देर में वो निकल जाते थे। खुद के पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो किसी को पकड़ लेंगे, ट्रक पकड़ लेंगे। जिंदगी पूरी ऐसे जीते थी। Are you also saying that कोई युवा ऐसा ना सोचे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट ये सोच के आए कि मुझे पॉलिटिशियन बन के क्या करना है? ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते। वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी, कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं। और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है। और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में। अगर आप आजकल के पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें जो यंग है, आपको किसी में ऐसी दिखती है, लाइक डू यू सी दैट मच पोटेंशियल इन एनीबॉडी? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं। और बिल्कुल खप जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मिशन मूड में काम करते हैं जी। कोई एक आदमी आपके दिमाग में? मैं नाम कहूंगा तो कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं किसी को अन्याय न करूं। लेकिन मेरे सामने कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, कई लोगों की बारीकियां मुझे पता है। जब आप पहले कह रहे थे कि वो जो
लोगों के साथ रहना, फीलिंग फॉर देम, वो एम्पैथी, सिंपैथी, क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ें थी विच मेड यू लाइक दैट? मतलब मतलब जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी। जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं वो पहला बन जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से वो ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हम्म, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता हूं। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था, और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। क्या आपको क्या आपको लगता है कि जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आप सबसे अंदर, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू, वो बिलीव्स जो आप 20 साल पहले सोचते थे, अगर आज वो बदल जाए, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? जैसे जैसे कि सोचिए कि आज मैं 38 का हूँ। जब मैं शायद 20 साल का था, मैं सोचता था कि कैपिटलिज्म इज द राइट वे ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं 38 का बन गया हूँ, मे बी आई वॉन्ट टू चेंज माई माइंड अबाउट इट। बट पीपल होल्ड यू टू वॉट यू सेड 20 साल पहले। बट आई फील लाइक इट्स जस्ट एवोल्यूशन, और ये ट्रांजिशन है। विद मोर डेटा, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। मैं अभी भी कैपिटलिज्म में मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ। बट क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं, और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है, तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है।
ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है, वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है, तो मैं करता हूँ। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसके वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? आइडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता था, फ्रीडम, आजादी, कोई एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी। हाउ डज वन डेवलप दिस? लोग ट्रोल करेंगे, पब्लिक में आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहानियां बनाएंगे। ये नॉर्मल आदमी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है, ये कैसे सीख सकते हैं? राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। किसी का भला हो तो खुशी हो, ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप प्रत्यारोप। तो ये लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि भाई आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। और सर, आपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, कि इसको कैसे यूज़ करते हैं? तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती हैं, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो वो तू मैं शुरू हो गई, वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो? तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ, ये अहमदाबादी की टिपिकल दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए, आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप, वरना, अच्छा कोई मुझे बताए साहब, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है क्या? एक विशाल परिवार है और उसमें भी दो भाइयों के बीच में कोई थोड़ा तनातनी हुई, तो ये होता है कि नहीं होता है?
तो जीवन के हर क्षेत्र में ये कम अधिक मात्रा में, लेकिन होता तो हो ही है। और इसलिए उसके आधार पर मोटी चमड़ी के होने के लिए इसे हमें नहीं सोचना चाहिए। अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता के बिना आप लोगों का भला नहीं कर सकते जी। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, हम्म, आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे। आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था कि भाई उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, ये यहाँ कहाँ है? आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। हम्म, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी को ताकत देने का काम सोशल मीडिया से हो सकता है। जो लोग आज विकृतियों के कारण कुछ गलत कर रहे हैं, तो समाज में वैसी सामान्य स्थिति में भी, मुझे तो याद है जब पहले मैं संगठन का काम करता था, कोई बात ना हो, हम जनसंघ के लोगों को तो, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, ऐसी गालियां पड़ती थी। कुछ ना किया हो, कुछ भी नहीं हो, गालियां पड़ती थी। यहां तक कि अकाल आया तो भी गाली देते थे पॉलिटिशियन को। तो उस जमाने में भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब वो प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो उसकी उतनी ताकत थी। आज सोचे तो थोड़ा बहुत तो पहले भी था, आज भी है। लेकिन आज आपके पास सत्य खोजने के लिए बहुत बड़ा कैनवास अवेलेबल है, बहुत ऑल्टरनेट रास्ते ओपन है। हम्म, और आज का नौजवान जो है ज्यादातर इन चीजों को वेरीफाई करता है। देखिए, मैं आजकल कभी बच्चों को मिलता हूं, मैं हैरान हूं, मुझे स्पेस के विषय में काफी रुचि नजर आती है। तो चंद्रयान की सफलता ने मेरे देश के नौजवानों में एक नया स्पिरिट पैदा किया है। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, वो गगनयान के टाइम टेबल के विषय में उनको पता होता है। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, वो फॉलो करता है कि गगनयान का क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट का क्या हो रहा है, किसकी कहाँ ट्रेनिंग चल रही है। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को पता होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल मीडिया एक प्रकार से नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन रही है। और मैं उसको उपयोगी मानता हूँ। जब मैं नया नया राजनीतिक क्षेत्र में आया तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे तो कोई गाली खाने का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन ऊटपटांग चीजें मैं सुनता था। तो मुझे लगता था ये क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई ये एक क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें आपको जीना है। आजकल बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको एंजाइटी होती है। मुझे भी होती है एंजाइटी। मेरे लाइफ में द वे इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इज जैसे मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस, आई फील एंग्शियस। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, आपको कैसे लगेगा। एंड आप इट्स अ टफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी टू हैव। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में भी आता है, और जब आपके बचपन में आता था आपने इसके साथ किया क्या? आता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने कुछ मेरे लिए दरवाजे बंद रखे होंगे। जो हर एक को देते हैं वो मुझे भी दिया होगा। लेकिन हर एक की अपनी इन चीजों को मैनेज करने की अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग स्टाइल होती है। ये आप मुझे, अगर मैं ये आपसे सीखना चाहूँ तो हाउ डज वन डू इट? एग्जैक्टली कोई थीसिस के रूप में कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। अब जैसे
2002 गुजरात में चुनाव था। मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है। लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी। तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलो के बाहर ढोल की आवाज आने लगी। और मैंने लोगों को कहा, भाई 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था। तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो, एंजाइटी कहो, अलग हो गया। उसी प्रकार से मेरे यहाँ पर 5 जगह पे बम ब्लास्ट हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति होगी एक मुख्यमंत्री के नाते। तो मैंने कहा मैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूं। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब अभी पता नहीं कहाँ क्या पड़ा होगा और आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जो भी होगा मैं जाऊंगा। वो बड़े परेशान थे कि ये आखिर कर क्या। मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया। तो वो चलती, मैंने कहा पहले अस्पताल जाऊंगा। नहीं, बोले साहब अस्पतालों में भी बम फुट रहे हैं। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। तो मेरे भीतर उसको आप कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन मेरा तरीका ये था कि मैं अपने मिशन के साथ खप खप जाता था। तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूं। शायद मुझे उसमें जिम्मेवारी का भाव आ जाता है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने लगे। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था। हाउस में मैं निकलते ही कहा, मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊँगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊँगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। पर जैसे मैं परीक्षा पे, चर्चा पे स्टूडेंट से बात करता हूं, तो
तो मैं उनको सारा उसका लेसन समझाता हूँ कि भाई तुम दिमाग में से निकाल दो कि तुम कुछ करने जा रहे हो, तुम्हारी रूटीन एक्टिविटी के हिस्सा बनने में ऐसे जाओ। तुम स्पेशल नए कपड़े पहनने की कोशिश मत करो उस दिन। क्या आप ऐसे सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है? क्या आप वैसे सोचते हैं? जी नहीं, मैंने कभी न जीवन का सोचा है न मृत्यु का सोचा है। देखिए, मैं हिसाब किताब करके जो चलते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए शायद होगा। मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सचमुच में मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां पहुंचने के लिए निकला ही नहीं था जी। इसलिए मुझे पता ही नहीं है कुछ। मैं जब सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था कि मैं सीएम कैसे बन गया। तो मेरे जीवन का ये राह नहीं था। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना है मेरा मकसद रहता है। पर कोई इस काम के लिए चल पड़ा था ऐसा नहीं है जी। इसलिए मुझे वो हिसाब किताब बैठता नहीं है जी, जो सामान्य जीवन में होता है। मैं शायद इसमें अपवाद हूं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूं। मैंने एक बार किसी ने पूछा था, भी मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाता तो मेरी माँ ने मोहल्ले में गुड़ बेचा होता, गुड़ खिलाया होता सबको कि देखो मेरा बेटा टीचर हो गया। तो मेरा वो बैकग्राउंड था। तो इसलिए मैंने तो कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे। इसलिए मुझे कोई ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो कैसा होगा, ये सब कुछ चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा आती नहीं है जी। जैसे आज आपने पहले कहा था कि सफलता से ज्यादा फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना चाहेंगे? जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस में गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 सफल हुआ। थैंक यू मोदी जी, आपने हम चलिए बहुत अच्छा लगा मेरे लिए इतना पहला टाइम लिया आपने पॉडकास्ट हमारे था। साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। You spoke extremely well as always and very kind कि you took this much time with us.